ओके बेटा, लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। बच्चे आई थिंक कनेक्ट हो चुके हैं सारे। जो भी आपके डाउट्स अपने चैट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर लास्ट टाइम अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एनिमल्स के केस में दो तरह की वेराइटीज हमारे पास है। एक कॉन्टिन्यूस ब्रीडर है और एक हमारे पास आता है सीजनल ब्रीडर, और दोनों की एग्जांपल्स में मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब इसी में बेटा एक और कैटेगरी है जो हमने पढ़नी है एनिमल्स के केस में। क्लियर? एनिमल्स के केस में, नॉट इन केस ऑफ प्लांट, क्योंकि प्लांट की बात हम कर चुके हैं। तो एनिमल्स में अगर हम बात करें फीमेल्स की, ठीक है, और वो भी कौन सी फीमेल्स की बेटा हमने बात करनी है, जो मैमल्स के केस में है, क्लास मेमेलिया। क्लास मेमेलिया पढ़ते हो ना आप, मैमल्स की जो क्लास होती है, ठीक है। ज्योति बेटा, अभी मैं उस टॉपिक पे आ ही रही हूँ, थोड़ा वेट करो। तो मैमल्स की देखो, क्लास मेमेलिया की बात करें तो क्लास मेमेलिया के केस में जो फीमेल्स होती हैं, उनकी बॉडी के अंदर, बॉडी की अगर हम बात करें तो जो उनका यूट्रस है, जिसको वॉर्म बोला जाता है, जिसमें बेबी होता है फॉर द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और उनकी जो बेटा ओवरीज होती हैं, उनमें लगातार क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं? साइक्लिकल चेंजेस। साइक्लिकल मतलब हर मंथ उसमें चेंजेस आते हैं। तो जो क्लास मेमेलिया की फीमेल्स हैं, उनके यूट्रस और ओवरी में कुछ साइक्लिकल चेंजेस आते हैं। इन्हीं साइक्लिकल चेंजेस को अब हमने पढ़ना है, ठीक है। तो अगर तो देखो, आप लोगों के पास आती है प्राइमेट्स की फीमेल। एक हमारा जो ऑर्डर होता है उसका नाम है प्राइमेटा। तो जो प्राइमेट की फीमेल्स हैं, कौन से होते हैं जिनको प्राइमेट में रखा जाता है? प्राइमेट में आते हैं एप्स, प्राइमेट में आते हैं मंकी, और एक हमारे पास आते हैं ह्यूमंस। ये तीनों किसमें आते हैं? प्राइमेट। दे कम्स अंडर द ऑर्डर प्राइमेटा, ठीक है। तो इनकी जो फीमेल्स हैं, इन फीमेल्स की बॉडी में जो साइकिल ऑपरेट होगा, इस साइकिल को नाम दिया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोला जाता है साइकिल को? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमारे नॉन प्राइमेट्स हैं, नॉन प्राइमेट्स का मतलब कि जो ऑर्डर प्राइमेटा में नहीं आते हैं, तो दूसरी तरफ हम लोग ले लेते हैं नॉन प्राइमेट फीमेल्स। अब ऑब्वियसली बेटा आप एप्स निकाल दो, मंकी निकाल दो, ह्यूमंस निकाल दो, बाकी जितने भी बचे, जैसे काउज है आपके पास, ठीक है, डियर है आपके पास, शीप हो गया, देन उसके बाद रैट हो गया, देन आपके पास डॉग है, टाइगर है, कैटल्स हैं, ये सारे किस में आ जाएंगे? नॉन प्राइमेट्स में। तो जो नॉन प्राइमेट्स की फीमेल होती हैं, उनकी बॉडी में जो ये साइक्लिकल चेंजेस होंगे, इन साइक्लिकल चेंजेस को कलेक्टिवली नाम दिया जाता है ऑयस्ट्रस साइकिल। क्या बोला जाता है साइकिल को? ऑयस्ट्रस साइकिल। पॉइंट इज क्लियर? यानी कि बेटा हमारे पास दो तरह के साइकिल हैं जो हमें मैमल्स के केस में देखने को मिलते हैं। नंबर 1 इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, नंबर 2 इज द ऑयस्ट्रस साइकिल। पॉइंट इज क्लियर? तो मैं दोनों में पहले आपको फर्क बता देती हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ऑयस्ट्रस साइकिल। तो सबसे पहले हम लोगों के पास ये रहा मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी के साथ सेकंड आता है यहाँ पर ऑयस्ट्रस साइकिल। क्लियर? अब दोनों को पहले ध्यान से समझ लो। देखो, चाहे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करो, चाहे ऑयस्ट्रस साइकिल की बात करो, दोनों में जो चेंजेस है वो किस में आते हैं? यूट्रस में आते हैं, ओवरी में आते हैं। किसकी बॉडी में? फीमेल की बॉडी में। क्या क्या चेंजेस आते हैं? चेंजेस जरा ध्यान से देख लो। देखो, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें कहाँ मिलता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है प्राइमेट्स की फीमेल्स में, जैसे कि एप्स हो गया, मंकी का केस हो गया, और एक हमारे पास तीसरी एग्जांपल आती है हमारी, दैट इज इन केस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। देन ऑयस्ट्रोसाइकिल किसके केस में होगा? ऑयस्ट्रोसाइकिल होता है नॉन प्राइमेट फीमेल्स में। किसमें होगा? नॉन प्राइमेट फीमेल्स में। उसकी एग्जांपल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बस आप एप्स, मंकी और ह्यूमन को निकाल दो, बाकी जो बचेगा वो डेफिनेटली नॉन प्राइमेट में है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल में फीमेल की बॉडी में जो पार्ट है विच इज कॉल्ड यूट्रस, यूट्रस, उसकी बेटा इनर मोस्ट लेयर होती है एंडोमेट्रियम, ठीक है। एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम इज द इनर लेयर ऑफ यूट्रस इन केस ऑफ फीमेल।
तो ये एंडोमेट्रियम क्या करती है, शेड करती है, टूटती है, समझ रहे हो। तो जब ये एंडोमेट्रियम टूटेगी, क्योंकि हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, तो ये एंडोमेट्रियम टूटती है, टूटेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि जो ब्लड है और जो म्यूकस है, इट स्टार्ट कमिंग आउट थ्रू द वेजाइना। ये सारा का सारा कहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इट स्टार्ट कमिंग आउट थ्रू द वेजाइना। तो इसको नाम दिया जाता है मेंसेस। क्या बोला जाता है इसको, मेंसेस। ठीक है। ऑयस्ट्रस के केस में क्या होगा, ऑयस्ट्रस के केस में जो एंडोमेट्रियम है, विच इज द इनर लेयर ऑफ यूट्रस, जब एंडोमेट्रियम शेड होती है तो वो बेटा बॉडी से बाहर नहीं निकलती, एंडोमेट्रियम बॉडी के अंदर ही क्या हो जाती है, रीएब्सॉर्ब हो जाती है इन द बॉडी। सो मेंसेस आर एब्सेंट। तो इनके केस में ब्लड नहीं निकलेगा फीमेल की बॉडी से, वेजाइना से, तो दैट मीन्स कि इनके केस में मेंसेस क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। किसके केस में, ऑयस्ट्रस साइकिल के केस में। ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में। जिस टाइम पे बेटा मेंसेस होते हैं, उस टाइम पे जो फीमेल होगी दैट इज नॉट रेडी फॉर कॉप्यूलेशन, वो फीमेल कॉप्यूलेशन के लिए रेडी नहीं होती है। व्हाट इज कॉप्यूलेशन, दैट इज द सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बिटवीन द मेल एंड द फीमेल। ठीक है। लेकिन ऑयस्ट्रस साइकिल में क्या होगा, ऑयस्ट्रस साइकिल में जिस टाइम पे एंडोमेट्रियम शेड करती है, ठीक है, उस फेज को नाम दिया जाता है ऑयस्ट्रस फेज। क्या बोला जाता है इसको, ऑयस्ट्रस फेज। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हीट पीरियड। क्या बोला जाता है इसको, हीट पीरियड, क्योंकि फीमेल का बेटा बॉडी टेम्परेचर इस टाइम पे बढ़ जाता है, सो इट इज कॉल्ड हीट पीरियड। तो ड्यूरिंग द हीट पीरियड फीमेल इज रेडी फॉर कॉप्यूलेशन। फीमेल क्या है, कॉप्यूलेशन के लिए रेडी होती है। सो फीमेल इज रेडी फॉर कॉप्यूलेशन। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड द ऑयस्ट्रस साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल हम आगे जाके ह्यूमन रिप्रोडक्शन में बहुत डिटेल में करेंगे, तो आप बहुत डिटेल तब करना, अभी आपने सिर्फ बेटा ब्रीफ आइडिया लेना है, दैट्स इट, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है। तो पहला पॉइंट याद रखो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट की फीमेल में होता है, जिसमें एप्स, मंकी और ह्यूमन आते हैं। ऑयस्ट्रस साइकिल नॉन प्राइमेट की फीमेल्स में होगा। तो एप्स, मंकी, ह्यूमन को छोड़ के बाकी जितने भी एनिमल्स हैं क्लास मेमेलिया के, दैट कम्स अंडर द नॉन प्राइमेट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एंडोमेट्रियम जो है, यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर, वो टूटती है, तो उस वजह से जो ब्लड है, म्यूकस है, वो वेजाइनल ओपनिंग से बाहर आता है फीमेल के केस में, तो उसको नाम दिया जाता है मेंसेस। तो जिस टाइम पे फीमेल में मेंसेस होंगे, फीमेल इज नॉट रेडी फॉर कॉप्यूलेशन, मतलब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी नहीं है। ऑयस्ट्रस साइकिल में जिस टाइम पे एंडोमेट्रियम शेड करेगा, एंडोमेट्रियम बॉडी से बाहर नहीं आता, क्योंकि वो बॉडी के अंदर ही क्या हो जाएगा, रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। तो इस वजह से जो मेंसेस होंगे वो टोटली यहाँ पर क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। ठीक है, देयर इज नॉट ब्लड लाइक फ्लो। मेंसेस के टाइम पे फीमेल्स आर नॉट रेडी फॉर द कॉप्यूलेशन, लेकिन ऑयस्ट्रस साइकिल में जिस टाइम पे एंडोमेट्रियम शेड होगी, उस फेज को नाम दिया जाता है ऑयस्ट्रस फेज, या उसको बोला जाता है हीट पीरियड, because due to the increase in the body temperature, and during that period the female is ready for the copulation. Point is clear. लास्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि जो पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल है बेटा, वो बेसिकली डिवाइडेड होता है 3 फेजेस में। कितने फेजेस में डिवाइडेड होता है, टोटल 3 फेजेस में। सबसे पहले फेज को हम बोलते हैं मेंसेस फेज, दूसरे फेज को नाम दिया जाता है प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, और तीसरे फेज को नाम दिया जाता है सीक्रेटरी फेज। तो टोटल 3 फेजेस में हमने डिवाइड कर दिया मेंस्ट्रुअल साइकिल को। कौन कौन से फेज हैं, नंबर 1 मेंसेस फेज, नंबर 2 प्रोलिफरेटिव फेज, नंबर 3 सीक्रेटरी फेज। पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब इसी के साथ अगर हम चले दूसरे साइकिल पे, कौन सा साइकिल है बेटा, ऑयस्ट्रस साइकिल, ठीक है। तो ऑयस्ट्रस साइकिल में हमारे पास कितने फेजेस होते हैं, 2 फेजेस होते हैं। द होल साइकिल is divided into 2
phases. कितने phases में divided है? 2. Number 1 is known as the oestrus phase, जिसको heat period बोला जाता है, जिसमें female is ready for copulation. और दूसरा आता है anestrus phase. anestrus का मतलब जिसमें एंडोमेट्रियम नहीं टूटेगी एंड फीमेल इज नॉट रेडी फॉर पॉपुलेशन. ध्यान से याद रखो बेटा, ओएस्ट्रस साइकिल में जब एंडोमेट्रियम शेड होती है, बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसको हीट पीरियड बोलते हैं. ड्यूरिंग दैट टाइम फीमेल इज रेडी फॉर पॉपुलेशन, दैट इज कॉल्ड द ओएस्ट्रस फेज. और जिस टाइम पे एंडोमेट्रियम नहीं टूटती है, बॉडी टेम्परेचर भी नॉर्मल है, फीमेल इज नॉट रेडी फॉर पॉपुलेशन, तो उसको बोला जाता है एनेस्ट्रस फेज. ठीक है, तो फेज का जो ड्यूरेशन होगा वो वेरी करेगा फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर. सभी में बेटा ओएस्ट्रस साइकिल का ड्यूरेशन सेम नहीं रहता है. ठीक है, तो प्राइमेट की फीमेल में जो साइकिल ऑपरेट होगा वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, और नॉन प्राइमेट की फीमेल्स में जो साइकिल होगा दैट इज कॉल्ड ओएस्ट्रस साइकिल. हाँ जी बेटा, पॉइंट क्लियर हो गया सभी बच्चों को? टेक द स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं फिर. ऑब्वियसली बेटा हार्मोन तो इन्वॉल्व होंगे ही, बिना हार्मोन के साइकिल इज नॉट पॉसिबल. प्राइमेट की जो फीमेल्स हैं वो रेडी होती हैं कॉपुलेशन के लिए ड्यूरिंग द प्रोलिफरेटिव एंड द सेक्रेटरी फेज, बट नॉट इन द मेंसेस फेज. क्लियर? चलो, आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी बच्चों ने. ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल हो गया है फिनिश. अब जरा चलते हैं पिछली स्लाइड के ऊपर. ठीक है, तो यहाँ पर अब जो जो पॉइंट्स हैं वो फटाफट से सब बच्चे मेरे साथ रिवाइज करेंगे. तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं आगे. तो आगे देखो हम लोगों के पास क्या आता है, द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज. जहां पर देखो रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाएगा, वहां पर सेनीसेंस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एजिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हमारी बॉडी में आते हैं कॉनकमिटेंट चेंजेस. कॉनकमिटेंट चेंजेस का मतलब होता है कि बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो सारी स्लो डाउन हो जाती है. ठीक है, और ये हमारे लाइफ स्पैन का सबसे लास्ट फेज होता है, जिसको ओल्ड एज बोला जाता है. और ओल्ड एज के बाद अल्टीमेटली हमें क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. क्लियर? तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे आप में पहला फेज आया वेजिटेटिव, सेकंड फेज आप में आया रिप्रोडक्टिव, थर्ड फेज आप में आया एजिंग, और फिर हो गई आपकी डेथ. तो बेटा ये जो वन बाय वन करके आप में फेजेस चेंज होते रहते हैं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हॉर्मोन्स. तो प्लांट और एनिमल दोनों के केस में जो हॉर्मोन्स हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस. ऑब्वियसली जब आप वेजिटेटिव फेज से निकल के रिप्रोडक्टिव फेज में जाओगे, इट इज ड्यू टू द हार्मोन. रिप्रोडक्टिव से निकल के अगर आप एजिंग में जाते हो, इट इज अगेन ड्यू टू द हार्मोन. तो कौन सा फैक्टर है जो आप में ट्रांजिशन करवाता है तीनों फेजेस का? इट इज एक्चुअली द हार्मोन. और जो हार्मोन का इंटरेक्शन है आपके इन्वायरमेंट के साथ, वो रेगुलेट करता है आपके रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को और आपके बॉडी में एक्सप्रेशंस को, बिहेवियर को. तो आपकी बॉडी में जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है या जो आपका बिहेवियर है, उसको कौन रेगुलेट करता है? उसको रेगुलेट करते हैं आपके हार्मोन्स और उनका इंटरेक्शन आपके इन्वायरमेंट के साथ. और फेजेस में जो ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा, वो कौन रेगुलेट करेगा? इट इज रेगुलेटेड बाय द हार्मोन्स. तो यहाँ पर आपके लिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन के आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. हो सकता है संडे टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आ जाए आपको कि प्लांट और एनिमल में कौन सा फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द थ्री फेजेस. तो डेफिनेटली बेटा फैक्टर का नाम क्या लिखोगे? हार्मोन्स. ठीक है, आपकी बॉडी में वो कौन सा फेज है जिसमें कॉनकमिटेंट चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर? कॉनकमिटेंट चेंजेस यानी कि स्लो डाउन ऑफ द मेटाबॉलिज्म. कौन सा फेज है? दैट इज कॉल्ड द सेनीसेंस और द एजिंग फेज. तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछे जाएंगे सीधा एनसीईआरटी से, सीधा बिल्कुल.
ठीक है, जरा सा भी इसमें इधर उधर नहीं करने वाले, बिल्कुल एज इट इज आएंगे क्वेश्चन आपके पास। क्लियर हो गया बेटा सभी बच्चों को इतना पॉइंट? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जरा जल्दी से इसका। आई होप ये सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और सीधा बेटा एनसीईआरटी के देखो पेजेस हैं, ये डायरेक्ट मैं आपको एनसीईआरटी से करा रही हूँ ताकि एनसीईआरटी का एक भी पेज मिस ना हो। क्लियर, आपको समझ आ जाना चाहिए सब कुछ। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, आ जाओ जरा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों के पास आता है इवेंट्स, मतलब जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लाइफ साइकिल में बेटा कौन कौन से इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। देखो इवेंट्स में क्या होता है कि जैसे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है, तो उसकी बॉडी में जितने भी चेंजेस आएंगे सभी चेंजेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? 3 पार्ट्स में। तो ये जो तीनों इवेंट्स हैं इनको हम रखते हैं ऐसे। सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले क्या, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। फिर सेकंड इवेंट है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या क्या होगा। देन आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। तो चाहे देखो आपके पास कोई प्लांट है, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमंस हैं, ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है हायर ऑर्गेनिज्म में। तो सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम 3 इवेंट्स में डिवाइड कर देते हैं पूरे प्रोसेस को। पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले। सेकंड आता है फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। और थर्ड आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दैट मींस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। पॉइंट इज क्लियर? तो ये तीनों इवेंट्स बेटा वन बाय वन अब हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इवेंट हम यहाँ पर उठाएंगे दैट विल बी द प्री फर्टिलाइजेशन। सबसे पहला कौन सा इवेंट आएगा हमारे पास? प्री फर्टिलाइजेशन, यानी कि बिफोर द फर्टिलाइजेशन, बिफोर द फर्टिलाइजेशन। तो बेटा बिफोर द फर्टिलाइजेशन क्या क्या होता है आप में? बिफोर फर्टिलाइजेशन आपकी बॉडी में 2 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? एक आपकी बॉडी में होगा गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस समझे? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट फॉर्मेशन। जब तक आपकी बॉडी में गैमीट नहीं बनेंगे तब तक तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। तो प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब है फर्टिलाइजेशन से पहले। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? देयर विल बी द गैमीट फॉर्मेशन। तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। अब ज्यादातर ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं बेटा? ज्यादातर ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेक्सुअल, जिनमें सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। तो जैसे मेल की बॉडी में स्पर्म है, फीमेल की बॉडी में एग है, तो स्पर्म मस्ट बी ट्रांसफर्ड इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर भी तो करना है, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो सेकंड इवेंट कौन सा आता है? गैमीट ट्रांसफर, यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में फर्स्ट प्रोसेस आएगा गैमीटोजेनेसिस, जिसका मतलब है गैमीट फॉर्मेशन, और सेकंड आता है गैमीट ट्रांसफर। जब तक ये नहीं होगा तब तक तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल ही नहीं है ना। समझ गए मेरी बात? ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं गैमीटोजेनेसिस के बारे में, विच इज कॉमनली नोन एज द गैमीट फॉर्मेशन। क्लियर बेटा? तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ऑफ द गैमीट्स। कौन कौन से? मेल एंड फीमेल गैमीट। आपको पता होना चाहिए कि जो गैमीट है बेटा वो हमेशा कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड बनते हैं। कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड बनते हैं। गैमीट कभी भी डिप्लॉइड नहीं बनते हैं। कैसे बनते हैं? हैप्लॉइड बनते हैं। क्योंकि जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम लोग हैं, वी आर द डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करते हैं 2n से। Now this diploid organism undergo the division that is called meiosis division. आपको पता है ना meiosis में क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली देयर विल बी द गैमीट फॉर्मेशन। तो गैमीट कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे। हैप्लॉइड का मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में सेल होते हैं, इन सेल को नाम दिया जाता है मियोसाइट। क्या बोला जाता है सेल को? मियोसाइट। और यू कैन से डिप्लॉइड मदर सेल। क्या बोलते हैं इनको? डिप्लॉइड मदर सेल। किसकी बॉडी में होंगे?
डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। तो जितने भी बेटा डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में स्पेशल सेल होते हैं जिनको नाम दिया जाता है डिप्लॉयड मदर सेल या फिर उनको बोला जाता है मियोसाइट। यही डिप्लॉयड मदर सेल डिवीजन करते हैं मियोसिस, सो इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट। और गैमीट हमेशा कैसे बनेंगे? हैप्लॉयड बनेंगे, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। पॉइंट इज क्लियर। अब जो ये बेटा गैमीट आपके पास बनेंगे, हो सकता है कि गैमीट दिखने में एक जैसे हो, या ये भी हो सकता है कि गैमीट बिल्कुल डिफरेंट हो। अब ये तो डिपेंड करता है ना फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है। तो देखो आपको बहुत क्लियर बिल्कुल एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कुछ एल्गी हमारे पास हैं जिनमें दोनों गैमीट क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। इतने ज्यादा सिमिलर होते हैं कि आप ये देख के बता नहीं सकते कि कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है, क्योंकि वो बिल्कुल दिखने में एक जैसे हैं। उनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, उनका साइज एक जैसा है, तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट है। तो ऐसे गैमीट्स को क्या बोला जाता है? These type of the gametes are known as the homogametes। क्या बोला जाता है बेटा इनको? homogametes। Either you can say the homo or you can say the iso। iso का मतलब क्या होता है? similar। homo का मतलब क्या होता है? same। तो जो गैमीट बिल्कुल सिमिलर है उनको क्या बोला जाता है? होमोगेमीट, और यू कैन से आइसोगेमीट। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा सभी बच्चों को? ठीक है, तो सब बच्चे मेरे साथ एग्जाम्पल देखेंगे आइसोगेमीट का। आइसोगेमीट का एग्जाम्पल है एल्गा। कौन सा एल्गा है? क्लैडोफोरा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट एग्जाम। अगर पूछा गया कि क्लैडोफोरा जो कि एल्गा है उसमें किस तरह के गैमीट प्रेजेंट है, तो क्या बताओगे बेटा? आइसोगेमीट। ये है आइसोगेमीट, और हेट्रोगेमीट दोनों दिखने में कैसे हैं? एक जैसे। पॉइंट क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये बताते हैं कि ज्यादातर जो बेटा सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें गैमीट होते हैं मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट, मतलब दिखने में अलग अलग। तो अगर गैमीट दिखने में अलग हैं, एक जैसे नहीं है, तो उनको क्या बोला जाता है? हेट्रोगेमीट्स। क्या बोलोगे आप उनको? हेट्रोगेमीट्स। समझ में आया? तो ऐसे केसेस में जो मेल गैमीट होगा उसको या तो बोला जाता है एंथीरोजोइड या फिर क्या बोला जाता है? स्पर्म। सब बच्चे देखेंगे मेल गैमीट को क्या बोला जाता है? एंथीरोजोइड, और इट इज कॉल्ड स्पर्म। और जो बेटा फीमेल गैमीट होगा उसको क्या बोलेंगे? एग और ओवम। क्या बोलेंगे? एग और ओवम। ठीक है, तो बी डायग्राम देखो ध्यान से। इट इज द हेट्रोगैमीट इन केस ऑफ फ्यूकस। फ्यूकस क्या है? एल्गा। सी डायग्राम क्या है? हेट्रोगैमीट किसका? होमोसेपियन। होमोसेपियन मतलब ह्यूमंस के केस में। क्लियर? तो देखो दोनों के केस में, अब आप देखो फ्यूकस में देखो, ये छोटा सा मेल गैमीट है, बहुत ही छोटे साइज का। और मेल गैमीट जनरली कैसा होता है? मोटाइल, एंड इट इज स्मॉल इन साइज। बड़े वाला क्या है? फीमेल गैमीट, दैट मीन्स एग। फीमेल गैमीट कैसा होगा? नॉन मोटाइल। तो दोनों के केस में देखो बड़े वाला फीमेल गैमीट है जो कि नॉन मोटाइल है, और जो दूसरा मोटाइल है वो क्या होगा? मेल गैमीट। तो ऑलवेज रिमेंबर, मेल गैमीट स्मॉल है, मोटाइल है, फीमेल गैमीट लार्ज है एंड नॉन मोटाइल है। तो हेट्रो की बेटा दो एग्जाम्पल हैं, फ्यूकस एंड ह्यूमन, और होमो की एक एग्जाम्पल है, कौन सा? क्लैडोफोरा। हाँ जी, इतना पॉइंट क्लियर हो गया सभी बच्चों को? टेक द स्क्रीनशॉट। ऑल क्लियर? थम्स अप डाल दो बेटा स्क्रीन के ऊपर। क्लियर? समझ में आ गया? वेरी गुड। बहुत ही इजी है बेटा, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अच्छे से एग्जाम्पल याद करोगे तो बहुत आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, मेन इस चैप्टर में जो है वो सारी एग्जाम्पल्स ही हैं आपके पास। क्लियर? ओके, डन बेटा। स्क्रीनशॉट भी हो गया सभी बच्चों का। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी में आप ये बताओगे कि ऑर्गेनिज्म को आप यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल कब बोलते हो? Why some organism are unisexual, why some organisms are bisexual। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले
प्लांट के केस में अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, स्टेमन, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया पिस्टल। तो अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है सेम प्लांट में, तो ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है, बाइसेक्सुअल। क्या बोला जाता है इसको, बाइसेक्सुअल। और अगर बेटा दोनों डिफरेंट प्लांट के ऊपर हैं तो उसको क्या बोलोगे, यूनिसेक्सुअल। वेरी सिंपल। बाई का मतलब हो गया दो, यानी कि दोनों सेक्सेस एक ही में है तो वो बाइसेक्सुअल है। यूनि का मतलब हो गया सिंगल, यानी कि उसमें एक ही सेक्स है, या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, तो उसको क्या बोला जाता है, यूनिसेक्सुअल। क्लियर। सेकंड पॉइंट इसमें ये बताते हैं कि फंजाई और एल्गी के केस में हम जो टर्म यूज करते हैं वो है होमोथैलिक। होमो का मतलब हो गया सेम, सेम का मतलब होता है मोनोइशियस, यानी कि बाइसेक्सुअल कंडीशन। मोनोइशियस का मतलब क्या होता है, दोनों सेक्सेस एक में होंगे, बोथ सेक्सेस आर यूनाइटेड। सेक्सेस आर यूनाइटेड का मतलब दोनों सेक्सेस एक में है, तो उसके लिए या तो आप टर्म यूज करते हो होमोथैलिक, होमो का मतलब हो गया सेम, थैलिक का मतलब होता है बॉडी, तो एक ही बॉडी के अंदर दोनों सेक्स हैं। मोनोइशियस, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स हैं, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल कंडीशन। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एम फॉर मैरिज, एम फॉर मोनोइशियस। मैरिज में दो लोगों का यूनियन होता है ना, दो लोग आपस में जुड़ते हैं, तो जब दोनों सेक्सेस जुड़ के एक में आएंगे तो उसको मोनोइशियस बोला जाता है। मैरिज मोनोइशियस, याद करने का तरीका है बेटा ये, ठीक है। और जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सेस बेटा सेपरेट हो जाएंगे तो उनके लिए आप टर्म यूज कर दो हेट्रोथैलिक। क्यों, क्योंकि सेक्सेस क्या है, अलग अलग बॉडी में है। या फिर उनके लिए टर्म यूज किया जाता है डायोशियस। डायोशियस का मतलब सेक्सेस आर सेपरेटेड, और कंडीशन को क्या बोला जाता है, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। क्या बोलते हो, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। तो अब देखो, डी फॉर डिवोर्स, डी फॉर डायोशियस। डिवोर्स में दो पेरेंट अलग हो गए तो डायोशियस का मतलब दोनों सेक्सेस सेपरेट हो गए। एम फॉर मैरिज, मैरिज का मतलब होता है यूनाइटेड, तो यूनाइटेड का मतलब सेक्सेस यूनाइटेड है, तो कंडीशन को क्या बोलोगे, मोनोइशियस। तो मोनोइशियस का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, डायोशियस का मतलब होता है यूनिसेक्सुअल। पॉइंट समझ में आया बेटा, ठीक है। तो ये दूसरी टर्म्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनके केस में अगर सिर्फ मेल फ्लावर प्रेजेंट है, अगर सिर्फ मेल फ्लावर प्रेजेंट है तो उसको आप स्टेमिनेट बोलते हो। ठीक है, क्या बोलते हो, स्टेमिनेट, क्योंकि उसमें स्टेमन होंगे ना, स्टेमन का मतलब मेल पार्ट। लेकिन अगर उसमें फीमेल पार्ट है यानी कि उसमें पिस्टिल है तो उस ऐसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, पिस्टिलेट। तो स्टेमिनेट वो है जिसमें कि मेल पार्ट होगा, पिस्टिलेट वो है जिसमें कि फीमेल पार्ट होगा। ठीक है। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे हैं जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, मेल फीमेल दोनों है, तो उनको बोल दिया मोनोइशियस। और अगर सेपरेट है तो उनको बोल दिया डायोशियस। ठीक है। तो मोनो का एग्जाम्पल चेक करो जरा ध्यान से। मोनो के एग्जाम्पल में आपको दिया है कुकुरबिट, कोकोनट, तो हम याद करेंगे MC स्क्वायर। MC स्क्वायर में M का मतलब क्या हो गया, M का मतलब हो गया मोनोइशियस। C स्क्वायर का मतलब है कि दो प्लांट हैं, दोनों के नाम C से हैं। कौन कौन से हैं, कोकोनट एंड कुकुरबिट। क्लियर। तो कोकोनट कुकुरबिट दोनों किस में आ गए, मोनोइशियस में। याद करने का तरीका क्या है, MC स्क्वायर। पॉइंट इज क्लियर। फिर सेकंड एग्जांपल है PD स्क्वायर। PD स्क्वायर, PD स्क्वायर में जो दो D है बेटा, उसमें एक D का मतलब होता है डायोशियस। क्या होता है, डायोशियस, मतलब सेक्सेस आर सेपरेटेड। दूसरे D का मतलब होता है डेट पाम, ये प्लांट का नाम है। और P से स्टैंड करता है यहाँ पर पपाया। क्लियर। तो अब याद करने का तरीका आ गया आपको, समझ रहे हो। जिन प्लांट में सेक्सेस यूनाइटेड है वो मोनोइशियस है। एग्जाम्पल कौन सा है, कोकोनट कुकुरबिट। तो याद करने का तरीका देख लो, MC स्क्वायर, MC स्क्वायर, मोनोइशियस, कोकोनट कुकुरबिट। जिनमें सेक्सेस सेपरेटेड है वो डायोशियस है। डायोशियस को याद करने का तरीका है PD स्क्वायर।
तो PD स्क्वायर में P स्टैंड्स फॉर पपाया, D स्टैंड्स फॉर डेट पाम, और दूसरे D का मतलब हो गया डायोशियस। पॉइंट समझ में आ गया? अब यहाँ पर बेटा लास्ट में आप लोगों को ने क्वेश्चन दिया जाता है, ध्यान से देखो। नेम द टाइप ऑफ द गैमीट्स which are formed in the staminate and the pistillate flower। हाँ जी बताओ जरा, स्टैमिनेट फ्लावर में कौन से गैमीट बनेंगे और पिस्टिलेट फ्लावर में कौन से गैमीट बनेंगे? दिस इज वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। स्टैमिनेट में डेफिनेटली मेल गैमीट बनेंगे। कौन से गैमीट बनेंगे? मेल गैमीट। क्यों? क्योंकि वो स्टैमिनेट है ना बेटा, उसमें तो मेल पार्ट है। पिस्टिलेट में कौन से गैमीट बनेंगे? ऑब्वियसली फीमेल गैमीट बनेंगे। कौन से गैमीट बनेंगे? फीमेल गैमीट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ जी, ये पार्ट क्लियर हो गया सभी बच्चों को? स्लाइड इज क्लियर? थम्स अप डाल दो बेटा स्क्रीन के ऊपर। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। और ट्रिक जो मैंने बताई है याद करने की, उसको ढंग से याद कर लो। MC स्क्वायर PD स्क्वायर, जिंदगी भर नहीं भूलोगे कभी एग्जाम्पल इसका। हो गया स्क्रीनशॉट सभी बच्चों का? डन? ओके बेटा, अब मैं आपको लास्ट में एक डायग्राम दिखा देती हूँ। बाकी जो पेंडिंग चैप्टर है वो हम कल कंप्लीट करेंगे इसका, ठीक है? तो आगे चलते हैं जरा डायग्राम के ऊपर। यहाँ पे आ जाओ जरा। अब ये देखो जो पिक्चर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की हैं, एनसीईआरटी के पेज नंबर 12 पे आपको मिलेगा। ये देखना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि आपको सम टाइम पेपर में डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आ जाते हैं बिल्कुल डायरेक्ट। तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो हमें दिया है यहाँ पर अर्थवॉर्म का। द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज द अर्थवॉर्म, ठीक है? तो अर्थवॉर्म का सेक्शनल व्यू चेक करो। टेस्टिस भी है, ओवरी भी है। तो अर्थवॉर्म को क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब मोनोइशियस, या फिर एक और टर्म यूज किया जाता है हर्मेफ्रोडाइट। क्या बोला जाता है? हर्मेफ्रोडाइट। बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, यानी कि सेक्सेस आर यूनाइटेड। पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है। सेकंड डायग्राम चेक करो, बी डायग्राम। बी डायग्राम है बेटा कॉकरोच का, ठीक है? तो मेल कॉकरोच अलग है, फीमेल कॉकरोच अलग है, क्योंकि टेस्टिस अलग प्रेजेंट है, ओवरी अलग प्रेजेंट है। तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब डायोशियस कंडीशन, मतलब सेक्सेस क्या हो गए? सेपरेटेड हो गए। ठीक है, ये आपको पहचानना आना चाहिए जब आप डायग्राम देखोगे, ठीक है? फिर उसके बाद जो आता है वो सी है बेटा। सी डायग्राम है कारा का। कारा इज बेसिकली अ प्लांट। तो कारा के केस में देखो, ऊपर की तरफ जो ये स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड oogonia, यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन। नीचे की तरफ जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है वो एंथ्रीडियम है, यानी कि मेल। तो मेल और फीमेल दोनों एक ही में प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनोइशियस। कौन सी कंडीशन है? मोनोइशियस, यानी कि होमोथैलिक कंडीशन। होमोथैलिक कंडीशन, बिल्कुल सही सिमरन, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है? और इसका क्वेश्चन कारा का आया था नीट 2013 के पेपर में। 2013 में नीट का पेपर हुआ था, तो उसमें कारा का क्वेश्चन आया था बिल्कुल एज इट इज डायग्रामेटिक क्वेश्चन पेपर में। और आपको पार्ट लेबल करने को पूछा था कि ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है। ऊपर वाला फीमेल है, नीचे वाला एंथ्रीडियम है, बस याद रखना, ठीक है? फिर आता है डी डायग्राम। डी डायग्राम है बेटा मार्केंशिया, जो कि ब्रायोफाइट्स का मेंबर है। मार्केंशिया, मार्केंशिया के केस में ये जो स्टॉक है इसको बोलते हैं आर्कीगोनियोफोर, बिकॉज इट इज बियरिंग द आर्कीगोनियम। ऊपर दिख रहा है ना ये आर्कीगोनियम, तो ये है फीमेल थैलस। दूसरे में है एंथ्रीडियोफोर, क्योंकि उसके ऊपर होता है एंथ्रीडियम, दैट इज द मेल थैलस। यानी कि मार्केंशिया में कंडीशन कौन सी हो गई? यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब हेटेरोथैलिक कंडीशन, दैट मींस सेक्सेस आर सेपरेटेड, और यू कैन से डायोशियस कंडीशन। लास्ट बेटा ई डायग्राम है स्वीट पोटैटो का। फ्लावर है स्वीट पोटैटो का। किसका? स्वीट पोटैटो का फ्लावर दिया है आपको। अब इस फ्लावर में चेक करो, स्टेमन भी है, कार्पल भी है, यानी कि मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। तो कैसा फ्लावर हुआ ये हमारे पास? बाइसेक्सुअल फ्लावर।
क्यों? क्योंकि इसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है। पॉइंटर्स क्लियर? तो ये बेटा आप लोगों ने पूरी जो स्लाइड है बहुत अच्छे से लर्न करनी है, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट आपको डायग्रामेटिक क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। और मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कारा का क्वेश्चन नीट 2013 के पेपर में आ चुका है, चाहे तो आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक भी कर सकते हो। क्लियर? टेक द स्क्रीनशॉट। बिल्कुल सही सिमरन, बिल्कुल सही। मोनोइशियस भी बोल सकते हैं।